आप पब्लिक स्पीकिंग के सेक्टर में अपने आप को कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हो? प्रोफेशन पब्लिक स्पीकिंग का हो या एक्सपोर्टर बनने का हो या मैन्युफैक्चरर बनने का हो, खाक में जाना पड़ता है। पब्लिक स्पीकर के लिए कौन कौन से करियर के रास्ते खुले हुए हैं? 5,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए आराम से कमा सकता है फॉर सिंगल टॉक। फॉर सिंगल टॉक। कनेक्शन बिल्डिंग के लिए उसका पहला स्टेप क्या होना चाहिए? हाँ, उसकी 90 किताब का नाम है स्पीक टू विन। पूरा 2022 में कोई मुझे देख रहा था और वो कोई और नहीं, खुद स्वयं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री थे। क्या बात है? पर हाइड्रोसिस की प्रॉब्लम हुई जिसमें बात बात में पानी आ जाता है, हाथ में, पैर में, माथे पे। तो मुझे हैरानी होती थी कि बात बात में पानी क्यों आता है। बट मुझे लगता है ना कि हमें एक बेहतर जिंदगी की तैयारी नहीं बल्कि एक बेहतरीन मौत की तैयारी करनी चाहिए। तो मैं मुनव्वर राणा साहब को सुनता हूँ, ग्रेट, राहत इंदौरी जी को सुनता हूँ। वेरी नाइस। ठीक है, तो इन लोगों के शब्दों में भी जान है, क्या इन बात? लोगों के बोलने के तरीके में भी जान है। थोड़ा सा इस पे आप एक बार बता देंगे कि पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग में क्या क्या चीजें मैटर करती है? नमस्कार, मैं अनुराग दांगी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने टॉक शो द अनुराग दांगी शो में। और आज हमारे इस शो के जो मेहमान बने हैं ना, उनसे जब आप मिलेंगे तो आप पब्लिक स्पीकिंग के वो गूढ़ रहस्यों को जानेंगे। आप पब्लिक स्पीकिंग के सेक्टर में अपने आप को कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हो, कैसे आप अपने आप को बेहतरीन बना सकते हो, कैसे वहां एक करियर चुन सकते हो, इन सारी चीजों के बारे में जानकारी मिलेगी। हम उस शख्स से मिलने जा रहे हैं जिन्होंने पब्लिक स्पीकिंग को जिया है। उनका नाम है ऑथर शेरी। 4 जोश टॉक्स, 12 TEDx and author of 12 books. Isn't it amazing? So do you want to deep dive into the journey of author शेरी? So चलिए शुरू करते हैं और आपको मिलवाते हैं ऑथर शेरी जी से। So हमारे साथ हैं ऑथर शेरी सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो में। थैंक यू अनुराग फॉर द वंडरफुल इंट्रोडक्शन। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। सो आई विल स्टार्ट विद द पब्लिक स्पीकिंग एंड ऑल। आप आज एक बहुत बड़े पब्लिक फिगर हैं एंड जस्ट बिकॉज ऑफ योर पब्लिक स्पीकिंग स्किल एज आई अंडरस्टैंड, आपका ये जो सफ़र है, आपकी ये जो जर्नी है, वो कैसे शुरू हुई? मिटा दे अपनी हस्ती को अगर मर्तबा चाहिए, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर मर्तबा चाहिए, ये दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। क्या बात है, क्या ये बात जर्नी जिंदगी की ऐसी ही है। प्रोफेशन पब्लिक स्पीकिंग का हो या एक्सपोर्टर बनने का हो या मैन्युफैक्चरर बनने का हो, खाक में जाना पड़ता है। खाक में से अपने पर्ल ढूंढने पड़ते हैं, अपना स्किल देखना पड़ता है कि कहाँ कनेक्ट हो रहा है, अपना पैशन क्रिएट करना पड़ता है और फिर कहीं जाके एक लाइन मिलती है, एक करियर मिलता है। तो मुझे याद है सन 2000 से पहले पब्लिक स्पीकिंग के बारे में बहुत कम लोग जानते थे। 2005 तक हम लोग भी एक दो लोग मेंटर्स के नाम सुनते थे। 2010 के बाद जब से मैंने पब्लिक स्पीकिंग इंडस्ट्री को टेक ओवर करा और मैंने एज ए इंडस्ट्री मेंटर काम करना शुरू करा, ग्रेट। तो मुझे नहीं पता था कि मैं एक ऐसे सफ़र पे चल चुका हूँ जिस सफ़र में धूप भी बहुत आएगी, आंधी बहुत आएगी, तकलीफ़ें बहुत आएगी, दिक्कतें बहुत आएंगी, लेकिन सफ़र का मज़ा भी उसी का ही है। क्या बात, और वहाँ से फिर मैं जब चलना शुरू करा 2022 में, कोई मुझे देख रहा था और वो कोई और नहीं, खुद स्वयं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री थे। क्या बात है। और वहाँ से मेरे को जब इनवाइट आया, मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल देख करके, मेरी अचीवमेंट्स देख करके, मैं समझता हूँ अनुराग मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन था वो। और प्रधानमंत्री जी ने मेरे से हाथ मिलाया, मेरे से बात करी और जब मैंने उनको सुना 6 फुट की दूरी से पीएम हाउस में, बहुत ही डायनामिज्म फील हुआ और बहुत कुछ जानने की कोशिश करी मैंने, क्योंकि जब वो वहाँ पर एज अ स्पीकर आए थे तो वो तैयार थे एक सिख के बेस में। और क्या बात, सबसे अच्छी बात ये थी जो मुझे पता लगी, उनके भी स्पीच कोचेज हैं, उनके भी कंटेंट राइटर हैं, क्या बात, उनको टेलीप्रॉम्प्टर पे खूब ट्रेनिंग मिली है और वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी फैसिनेटिंग करते हैं जो एक्चुअली में लाजवाब है। कहानी तो बहुत अच्छी बुनते हैं, वो स्टोरी टेलर तो बहुत फैबुलस है ऑब्वियसली ना। उसके अलावा जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है या जो उनका बोलने का तरीका है, उसके तो सभी लोग फ़ैन हैं। अग्री। तो आपके सवाल का जवाब यही है अनुराग कि शुरुआत तो नीचे से ही करनी पड़ती है, इंडस्ट्री को समझना पड़ता है। पब्लिक स्पीकिंग यूनिवर्सिटी खोलने का जो मेरा एम है, 1 मिलियन पब्लिक स्पीकर्स इन इंडिया बाय 2030 का जो एम है, वो पब्लिक स्पीकिंग यूनिवर्सिटी शायद अभी फिजिकली तो नहीं खुली, लेकिन दिमाग में ज़रूर खोल ली है। ग्रेट। तो चलती फिरती एक जो किताब है और जो एक गाइड है वो पब्लिक स्पीकिंग की यहाँ दिमाग में बना ली है और बहुत कुछ सीखा है। आई ऑलवेज से आई एम नॉट एन एक्सपर्ट पब्लिक स्पीकिंग कोच बट आई एम एन एक्सपर्ट पब्लिक स्पीकिंग स्टूडेंट। ग्रेट। तो ये जो विद्यार्थी बनने की जो आपका चस्का है, आपको स्टूडेंट बनने का जो चस्का है, वो आपको अंदर से मोटिवेट करता है कि
कुछ नया करना है, कुछ जज्बा क्रिएट करना है, कुछ हिंदुस्तान के लिए करना है। हम इस कर्म भूमि पे पैदा हुए हैं। एज हिंदुस्तानी हमारा फ़र्ज़ बनता है हमने देश के लिए कुछ करें, और उससे बड़ा सौभाग्य अनुराग कुछ नहीं होता जब भगवान आपको वो मौका दे कि आपके अंदर की अलाइनमेंट सही है, वेरी नाइस। यानी कि आपकी इनर इंजीनियरिंग बहुत बिल्कुल कनेक्टेड है, आप अपने पैशन से कनेक्ट हो गए और अब आप वो काम कर रहे हैं जो आपको, ठीक है, आपकी लिविंग के लिए आपको कुछ पैसा भी मिल रहा है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपके द्वारा लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, इम्पैक्ट आ रहा है, आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं। ये सब चीज़ें पब्लिक स्पीकिंग ने मुझे दी है, और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरी ज़िंदगी में पब्लिक स्पीकिंग आई। और इसकी जो एंट्री हुई है वो बहुत ख़तरनाक तरीके से हुई थी। मेरे स्टेज पे बड़े फेलियर हुए, पैनिक अटैक हुए, और मुझे हाइपर हाइड्रोसिस की प्रॉब्लम हुई, जिसमें बात बात में पानी आ जाता है, हाथ में, पैर में, माथे पे। तो मुझे हैरानी होती थी कि बात बात में पानी क्यों आता है, तो पता लगा कि घबराहट से आता है। ओके। तो ये सब चीज़ों को मैंने फेस करा, और मैंने बाद में एनालाइज करा कि अच्छा हुआ ये मेरे सफ़र में आए, अच्छा हुआ, क्योंकि ऐसे कई लोग मुझे बाद में मिले जिनको मैंने ठीक करा। क्या बात। क्योंकि मैं उस दौर से गुजरा था, उस सफ़र से गुजरा था, हाँ। मुझे वो तजुर्बा था, वो तजुर्बा मुझे वहाँ पे उनको ठीक करने के काम आया। Very और बहुत सारे लोगों का पब्लिक स्पीकिंग फियर हटाया, बहुत सारे लोगों को बोलना सिखाया, बहुत सारे लोगों के साथ काम किया, उनसे भी सीखा, वेरी नाइस। और बहुत सारे लोगों को बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, स्टेज दिया, बहुत सारे लोगों को नॉन स्पीकर बैकग्राउंड से, मतलब अनइमेजिनेबल, सोच भी नहीं सकते कि कभी स्पीकर बनेगा, उसको पब्लिक स्पीकर बना दिया। आज लोग 200 लोगों के सामने, 300 लोगों के सामने बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं। क्या बात है। तो ये जो सफ़र रहा है, ये जो पूरा एक जर्नी है पब्लिक स्पीकिंग का, ये बहुत ही यादगार है। शानदार। आपने जो बोला कि आपका सपना है कि आप एक पब्लिक स्पीकिंग यूनिवर्सिटी बनाएं, वो इधर तो है, बट रियलिटी में वो आने में वक्त है। बट मुझे क्या लगता है ना कि आप खुद एक पब्लिक स्पीकिंग यूनिवर्सिटी है, क्योंकि आपसे अगर कोई मिल ले, जेन्युइनली आपसे अगर कोई मिल ले, तो वो खुद ही बहुत अधिक चार्जड अप हो जाता है, और उसके सारे डर अपने आप खत्म हो जाते हैं अगर वो कहीं पे भी पब्लिक स्पीकिंग के लिए जाने वाला हो तो। सर, मैं इस टॉक को थोड़ा सा उन लोगों के लिए भी रखूंगा जिनको पब्लिक स्पीकिंग के बारे में बहुत अधिक नॉलेज नहीं है। आपने बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को बताया कि कैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की भी लाइफ में पब्लिक स्पीकिंग कितना अधिक मैटर करता है, और सब जानते हैं कि ही इज़ अ गुड पब्लिक स्पीकर। बट कई ऐसे लोग होंगे जिनको एग्जैक्टली पब्लिक स्पीकिंग क्या है समझ नहीं आता। उन्हें लगता है कि कहीं भी हमने बोल लिया तो हमने पब्लिक स्पीकिंग कर ली। तो क्या पब्लिक स्पीकिंग को थोड़ा बेटर तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे? बिल्कुल, पब्लिक स्पीकिंग है सार्वजनिक बोल, यानी कि आप उन लोगों को बात कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं, जिनको आप नहीं जानते। टेक्निकली वो स्ट्रेंजर हैं, राइट। वो लोग आपसे कनेक्टेड नहीं हैं, वो आपसे कभी मिले नहीं हैं। तो अमूमन आप किसी पब्लिक सेमिनार में जाएँगे, कॉर्पोरेट सेशन में जाएँगे, या फिर आप कोई पब्लिक स्पीच देंगे, तो जहाँ पर आपको लोग जानते नहीं हैं, वहाँ पर आपको उनको इन्फ्लुएंस करना है, राइट। अपनी स्पीच को इम्प्रोवाइज़ करना है, और उनकी लाइफ में इम्पैक्ट डालना है। राइट। तो ये काम दिखने में थोड़ा, समझने में ज़रा ऐसे लग रहा है कि हाँ ठीक है, कर लेगा, वो कर भी कर लेगा। लेगा, बोलने की कला तो सुभान है, राइट। सब कुछ है, हाँ। बोल लेंगे, लेकिन ये इतना आसान है नहीं, क्योंकि इससे Correct. बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है अनुराग, पब्लिक स्पीकिंग इज इक्वल टू ह्यूमन साइकोलॉजी। ग्रेट। तो आपको मनोविज्ञान समझना पड़ेगा Agree. एक इंडिविजुअल का, तभी आप अलग अलग लोगों के मनोविज्ञान समझ करके वहाँ से पब्लिक स्पीकिंग का कंटेंट निकलता है, वहाँ से आप लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं। वेरी और पब्लिक स्पीकिंग, जैसा मैंने कहा कि एक होता है प्राइवेट कम्युनिकेशन, एक होता है पब्लिक कम्युनिकेशन। प्राइवेट कम्युनिकेशन में आप 1 to 1 बात कर रहे हैं, पब्लिक कम्युनिकेशन में आप एक से ज़्यादा लोगों से पब्लिकली बात कर रहे हैं। वेरी नाइस। तो पब्लिकली जब हम बात करते हैं, तो उसमें ज़रा आप 5-10% एक्स्ट्रा वॉइस में बोलते हैं। ऐसे मैं अपने घर में ऐसे कभी नहीं बोलता कि अरे यार मेरा ना आज चाय पीने का मन कर रहा है, तो क्या हम सब लोग मिलके चाय पिएं? ऐसा तो कभी नहीं बोलते हम। एग्जैक्टली, घर ठीक का है? माहौल ही अलग ठीक है है? तो वहाँ। जैसे मैंने आपको भी एंकरिंग करते देखा, आप क्या कमाल की एंकरिंग कर रहे थे उस दिन, मैं मजा आ गया देख के, क्या जोश भर दिया। ऑडियंस Thank you. खाना खा के आई थी, मुझे लग रहा था सो जाएगी ऑडियंस, लेकिन आपने किसी को सोना तो दूर की बात है, ऑडियंस में क्या जबरदस्त जोश भर दिया। तो ये जो जोश है ना, हाँ। ये जोश लाने के लिए आपको अपने टेम्पो को बढ़ाना पड़ता है, Agree. 5% 10%। तो मैं इसको एक फॉर्मूला में कन्वर्ट करके बताता हूँ। 100% बेस लेवल होता है स्पीकिंग का, जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं 100% लेवल है। अब Right. मैं 100% पे आता हूँ। तो अभी जब हम 100% में बात कर रहे हैं, ये हमारा 100% लेवल है, अग्री। ये ठीक है। लेकिन अब जैसे जैसे मैं अपना वॉइस का टेम्पो बढ़ा रहा हूँ, ये 110% हो गया। राइट। और पब्लिक स्पीकिंग में स्टेज पर आपको बहुत सारी जगह पर 110% लेवल पे पेस मैच करना होता है। Exactly. सामने वाले को लगता है कि ये मेरे से बात हो रही है, मैं पब्लिक एड्रेस में हूँ, मेरे से Right. पब्लिकली बात की जा रही है, मुझे इनकी बात को सुनना है, मुझे इनकी बात को सुन के सीखना है, और मुझे आज सीख करके
कुछ अपने आप में बदलाव लाना है. वेरी नाइस, सो दिस इज पब्लिक स्पीकिंग. वेरी नाइस, दैट्स ग्रेट। तो आपने देखा कैसे पब्लिक स्पीकिंग को सर ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया और आप समझ पाए होंगे। बट आपसे एक और सवाल है, कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके मन में एक चुल तो होती है, यार कहीं भी मौका मिले मैं बोलूं, बट सी जब उनको सच में अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, तो वो ब्लैंक हो जाते हैं। नॉलेज है उनके पास, दे नो अबाउट द सब्जेक्ट, बट व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग ऑन स्टेज, वो मतलब लगता है कि यार बस छोड़ दो अब फाइनल मोमेंट पे। तो ये जो हेजिटेशन होती है, ये जो नर्वसनेस होती है, ये आपके साथ भी हुई होगी। तो जब आपके साथ होती है तो आप कैसे इसे हैंडल करते हो? जैसा आपने बताया कि आप मोदी जी के सामने बोल रहे थे। सी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैं भी एज ए पब्लिक स्पीकर बहुत सारे कीनोट स्पीकिंग कर चुका हूँ। नॉर्मली तो बहुत अच्छा बोलता हूँ, बट व्हेन इट कम्स कि यार मेरे सामने कोई वो बैठा हुआ है जो बहुत ऊँचे ओहदे का है, तो नर्वसनेस तो हो ही जाती है। तो इन चैलेंजेस को कैसे डील करते हैं? हाँ, मैं आपको बताता हूँ, मैंने मोदी जी के सामने एग्जैक्टली बोला नहीं, वो मेरे सामने बोले थे, Okay. लेकिन मैंने एएनआई के सामने बोला. Very एएनआई nice. इज हाँ, द नंबर 1 न्यूज एजेंसी ऑफ इंडिया. तो Got it. वहाँ पर इंटरव्यू देना, बहुत ही देश के दिग्गज लोग वहाँ पे खड़े हुए थे. राइट। तो क्या होता है कि आपको उस मोमेंट पे एज अ अथॉरिटी माइंडसेट रखना होता है कि आप अथॉरिटी है तभी आप वहाँ पर है. एट द सेम टाइम आपको हम्बल भी रहना है राइट, कि पता लगे आपने इतना घमंड कर लिया कि आपकी ईगो ने आपको कहा गो. राइट, तो वो भी आपको मेंटेन करना है. दूसरा आपका जो सवाल है वो ये है कि आप किसी तरीके से, हम लोग पब्लिक स्पीकर को अगर हम समझना शुरू करें, तो इस पे अनुराग मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर कोई नर्वस है तो अच्छा है वो नर्वस है. अ लिटिल फियर इज़ यूजफुल. वो जो थोड़ा सा डर है ना, वो आपके अंदर अच्छा है. तो इसको दो तरीके से समझते हैं, एक होता है पॉजिटिव फियर और एक होता है नेगेटिव फियर. राइट, जो हमारे अंदर पॉजिटिव फियर होता है वो होना ज़रूरी है. वो आपको परफॉर्मेंस करने के लिए मोटिवेट करता है, वो आपको लर्न करने के लिए क्यूरोसिटी जगाता है, और वो आपको परफॉर्म करने के लिए अंदर से इंस्पायर करता है. राइट, तो वो पॉजिटिव फियर होना जरूरी है. नेगेटिव फियर क्या होता है कि जो चीज़ आपको बार बार करने पे कोई ऐसी चीज़ हटा रही है, या आपको उस प्लेटफॉर्म के पास लाके नहीं खड़ा कर पा रही, या फिर आपको उस चीज़ से कंफर्ट नहीं आ रहा. जैसे इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. आज आपको बोलने का मौका मिला किसी स्टेज पर, ठीक है. अब आपका दिल धक धक कर रहा है, ठीक है, कि मुझे Normal. 5 दिन बाद जाके बोलना है, हाँ, ठीक है. तो वो फियर पॉजिटिव है या नेगेटिव है? वो फियर पॉजिटिव है हमें भी लगता है। ना. राइट, वो फियर पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि अब आपको अंदर से परफॉर्मेंस का फियर हो रहा है राइट, कि मुझे वहां जाके क्या बोलना है, ऑडियंस को मैंने क्या सुनाना है, हाँ, और ये स्टेज मुझे मिला है तो मुझे स्टेज को जस्टिफाई करना जस्टिस है. करना है। राइट, तो ये पॉजिटिव फियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी वजह से आप स्टेज की रिस्पेक्ट करेंगे, राइट, दैट आई एम द ब्लेस्ड वन जिसको इतना बड़ा स्टेज मिला. दूसरा, आप स्टेज पे परफॉर्मेंस करने के लिए अपनी तैयारी करेंगे, तैयारी करेंगे, अपनी बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन, वॉइस मॉड्यूलेशन, मूवमेंट, सबके ऊपर काम करेंगे. अग्री, और तीसरा, आप एक अच्छा कंटेंट बनाएंगे जिससे लोगों को कुछ आपसे सीखने के लिए जितना टाइम आप स्टेज पर है. राइट, तो ऑडियंस के लिए टेक अवेज आपके क्लियर होने चाहिए. राइट, तो ये पॉजिटिव फियर जरूरी है. वेरी नाइस, तो लिटिल फियर, अनुराग, इज यूजफुल. तो फियर हटाने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है. द बेस्ट वे टू रिमूव पब्लिक स्पीकिंग फियर इज टू स्पीक 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 एंड स्पीक. क्या बात, आप बोलते चले जाइए, धीरे धीरे लगातार आपका अपना पेस बनेगा. मैंने भी पब्लिक स्पीकिंग की शुरुआत ऐसी करी थी. मैं ट्यूशन सेंटर्स में, ट्यूटोरियल्स में जाके बच्चों को लेक्चर देता था. ओके, अपना स्पीकर का डब्बा लेके जाता था. आज से माय गॉड, मैं 14-15 साल पहले की बात कर रहा मतलब हूँ. अपना खुद का स्पीकर कैरी अपना खुद करते का थे? स्पीकर मैं कैरी करके Okay. लेके जाता था, और बच्चों को वहाँ पर टीवी पे वीडियो दिखाने के लिए वो स्पीकर की आवाज़ होती थी, और अपना माइक भी लेके जाता था साथ में, ओह, कि मेरी माइक से आवाज़ उनको पहुँच जाए. और वो रिकॉर्ड करके फोटो खींच के मैं फेसबुक पे भी डाला करता था. कि आपको एक ना एक दिन शुरुआत तो कोई ना किसी करनी पड़ेगी, अग्री, ठीक है ना. तो जब वो स्टार्ट हो जाएगा, तो स्टार्ट टॉकिंग टू किड्स, स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल अराउंड यू. अपने आसपास के बच्चे हैं उनके साथ लेक्चर देना शुरू करें. आजकल तो कम्युनिटी कल्चर बहुत है, कम्युनिटीज में बोलना शुरू करें. राइट, तो धीरे धीरे शुरुआत करें. और एक किसी भी चीज़ को आप इंटरेस्ट के साथ करते हैं, तो आप गाड़ी पहली बार चलाएंगे तो देखो डर तो उसमें भी लगेगा, अग्री, ठीक है. मुझे तो याद है जब मैंने पहली बार लाइफ में अपनी शर्ट पहनी थी, तो उसके बटन ऊपर चले गए, तो मम्मी का चांटा लगा था जोर से, थप्पड़ लगा. और मैंने कहा था क्या तेरे को अकल नहीं है. तो मैं वाकई उस टाइम बोल नहीं पाया कोई, लेकिन उसके बाद वो थप्पड़ लगने के बाद अगले दिन मेरे शर्ट का बटन अपने आप सही लगा. लेकिन कहने का मतलब ये है कि डर, आप कोई भी काम पहली बार करेंगे ना, Right. वो लगता है, राइट, और वो लगना लाजमी है. वो पॉजिटिव फियर है, वो आपको लगना कुछ भी सिखाएगा, चाहिए. गॉट आपको इट, कुछ सिखाएगा. दैट्स फाइन. सो एक और सवाल आपसे, लाइक लोगों को समझ में आ चुका है कि पब्लिक स्पीकिंग क्या है, एंड पब्लिक स्पीकिंग में जो फियर है इसको कैसे वो रिमूव कर सकते हैं. आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया. बट द थिंग इज दैट कि एक मोटिवेशन के लिए कि मुझे भी पब्लिक स्पीकर बनना है, मुझे भी पब्लिक स्पीकिंग में जाना है, मुझे लगता है कि हमें इस पे बात करनी चाहिए कि पब्लिक स्पीकर के लिए कौन कौन से करियर के रास्ते खुले हुए हैं.
वो पब्लिक स्पीकर के रूप में क्या क्या करियर बना सकते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। आई थिंक इसको मैं इस तरीके से आंसर करता हूँ कि ब्रॉडली 3 आप करियर देख लीजिए। हम्म। सबसे पहला है आपका मोटिवेशनल स्पीकर, राइट। दूसरा है आपका एमसी होस्ट, और तीसरा है आपका कॉर्पोरेट ट्रेनर। इसको वन बाय वन समझते हैं। राइट। मोटिवेशनल स्पीकर जब आप बनते हैं तो आप बेसिकली क्या करते हैं कि आपके पास एक कहानी है, ठीक है ना? तो मोटिवेशनल स्पीकर शुड बी द मैसेज नॉट द मैसेंजर। तो मोटिवेशनल स्पीकर खुद मैसेज होना चाहिए। Agree. ऐसा नहीं है कि वो अलग अलग जगह पढ़ के हाँ. और लोगों को ज्ञान दे रहा है, बस मोटिवेट कर रहा है, तो वो ज़्यादा देर चलेगा नहीं। अग्री। आपकी अपनी कहानी है जिसमें कहीं प्रेरणा है, जिसमें आपने कुछ अचीव करा है, जिसमें कोई जर्नी है, जिसमें कोई डेप्थ है, जिसमें किसी के लिए कुछ सुनने के लिए, सीखने के लिए है, तो आप मोटिवेशनल स्पीकर ज़रूर बन सकते हैं। दूसरा क्राइटेरिया इसको ऐसे समझ लेते हैं कि अगर आपको लोगों से बात करने का शौक है तो ये भी आपका टिक मार्क हो गया। और तीसरा इसको ऐसे समझते हैं कि अगर आपको लोगों से बात करते हुए लोग आपकी बात को समझ लेते हैं और उस समझने के बाद आपको थैंक्स करते हैं, आपकी बात को समझने के बाद कहते हैं कि मैं इसको जरूर अप्लाई करके देखूंगा, दैट मीन्स कि आपको इन्फ्लुएंस करने का कहीं ना कहीं से मीडियम क्रिएटेड है। Right. तो ये 3 बहुत ही सिंपल क्राइटेरिया आप मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं। और इसका करियर क्या है आज के समय में अनुराग सर? मोटिवेशनल स्पीकर 5,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए आराम से कमा सकता है फॉर सिंगल टॉक। फॉर सिंगल टॉक, Great. प्रोवाइडेड अगर उसका ब्रांडिंग ठीक है, उसका मार्केट में पोजीशनिंग ठीक है, और उसका सोशल मीडिया प्रोफाइल बहुत कुछ बयान कर रहा है, एक्टिव है, और उसका काम का तजुर्बा है, तो ये बहुत प्रॉमिसिंग करियर है। Very nice. और अगर आप 5 लाख से ऊपर का अमाउंट देखेंगे, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया से हो गए, या बहुत सारे ब्लॉगर्स, एक्टर्स हो गए, या बहुत सारे अलग अलग पब्लिक फिगर्स हो गए, तो वो भी इससे ज़्यादा अमाउंट चार्ज करते हैं एक एक टॉक का। हालांकि उनका फुल टाइम प्रोफेशन नहीं होता, लेकिन आजकल बहुत सारे CXOs भी ऐसे हैं जो मोटिवेशनल स्पीकिंग करते हैं, साथ में उससे भी पैसे कमाते हैं, और साथ साथ अपना जो वर्क कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उससे भी वो अर्निंग करते हैं। तो मोटिवेशनल स्पीकिंग तो ये है। वेरी नाइस। दूसरा अगर हम बात करते हैं अब सर, यहाँ पे आपने जो बोला कि एक मोटिवेशनल स्पीकर 5,000 रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए तक वो कमा सकते हैं, एक नॉर्मल ब्रैकेट आज के समय में आराम से कमा सकता है। और आपने एक चीज एग्जैक्टली इसमें मेंशन करा कि अगर वो अपनी पर्सनल ब्रांड बिल्ड बहुत अच्छे तरीके से कर ले, तो थोड़ा सा इस पे आप एक बार बता देंगे कि पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग में क्या क्या चीजें मैटर करती है, और उसके बाद हम लोग सेकंड करियर पे चलेंगे। जी। पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग में सबसे पहले तो आप किसी को बात कर रहे हैं, लोगों का लेक्चर्स रिकॉर्ड किया हुआ, तो आपके कुछ लेक्चर्स यूट्यूब पे होना जरूरी है। वेरी नाइस। ताकि कोई आपको सर्च करे तो उसको लगे कि हाँ आप लेक्चर देते हैं। वेरी नाइस। दूसरा, अगर आप गूगल पे हैं, आपका नाम है, कुछ आपके रिव्यूज हैं, तो सर्चेबल होने चाहिए, ठीक है ना? इफ यू आर नॉट ऑनलाइन यू आर ऑफ द लाइन। तो ऑनलाइन बहुत होना जरूरी है आज के समय में। वो समय चला गया जब आप कहते थे नहीं मुझे इंटरनेट पे नहीं आना, नहीं मुझे इंटरनेट पे नहीं जाना, वो समय चला गया। राइट। अब आपको इंटरनेट पे आना ही पड़ेगा, राइट, ठीक है ना? गूगल को आपका नाम पता होना चाहिए, सिंपल शब्दों में तो ये है। और तीसरा, अगर आप रेगुलर किसी को वैल्यू दे रहे हैं अपने, देखो जो मोटिवेशनल स्पीकर है ना, ही इज इन द बिजनेस ऑफ कंटेंट। राइट। तो हम कंटेंट क्रिएटर भी हैं और हम कंटेंट इन्फ्लुएंसर भी हैं। Right. और लोग हमारा कंटेंट सुन के इन्फ्लुएंस हो, तो रेगुलर कंटेंट देना चाहिए। या तो आप ब्लॉग्स के माध्यम से दे दें, या फिर आप लिंक्डइन पोस्ट के माध्यम से दे, जिसमें आप अपनी एक्सपीरियंस जर्नी बताएं। राइट। या फिर आप अपनी वीडियोस जो रील्स हैं या शॉर्ट्स के रूप में दे दें, बना सकते हैं। और इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपका इन्फ्लुएंस बिल्टअप होगा, अथॉरिटी बिल्टअप होगी। राइट। और एक बात और बताता हूँ कि आप जितना ज़्यादा हो सके अपनी फील्ड के जो धुरंधर हैं, जो अच्छे लोग हैं, सिलेक्टेड लोग हैं, उनके साथ भी दिखें। वेरी नाइस। उससे भी बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि आप जब हुज एंड हू के साथ दिखते हैं तो लोग आपकी पोजीशनिंग वैसे ही समझना चालू कर देते हैं। अग्री। और तीसरा, कुछ चीज़ें बहुत स्टिपुलेटेड है मार्केट में। अभी जैसे मार्केट में है कि आप कुछ बड़े प्लेटफॉर्म्स पे स्पीकिंग कर लीजिए, उसमें से एक हमारा प्लेटफॉर्म भी है, MS Talks, TEDx Talks है, जो स्टॉक्स है। आप हो सके तो इन स्पीकिंग प्लेटफॉर्म्स पे कैसे मेहनत करके अपने ऑडिटरी स्किल्स को अच्छा करके यहाँ पे बोल लीजिए, क्योंकि इसका टैग आना आपके प्रोफाइल में, दैट यू आर अ TEDx स्पीकर, यू आर अ जो स्टॉक स्पीकर, यू आर MS Talk स्पीकर, ये भी प्रोफाइल को बहुत एनहेंस करता है। वेरी नाइस। और इससे आपकी अपॉर्चुनिटीज बहुत आपको मिलती है। और अगर हो सके, क्योंकि आप कंटेंट के वर्ल्ड में हैं और आप रेगुलरली लिख भी रहे हैं, वीडियो भी बना रहे हैं, आप तो बोलना भी चालू हो गया है, तो एक किताब भी छोटी सी लिखी दीजिए। तो उससे क्या होगा, आपका एक पूरा पैकेज बन जाएगा। और धीरे धीरे इसको हमको करने के लिए अगर आपको किसी मेंटर की जरूरत है, आप किसी मेंटर की हेल्प ले लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप खुद कर सकते हैं, आप खुद कर लीजिए। ग्रेट। बट ये सब चीजें करने से आप किक ऑफ कर लेंगे बहुत
आसानी से। आपकी पर्सनल ब्रांड बहुत ही शानदार बिल्ड हो जाएगी। और एब्सोल्युटली। जैसा आपने देखा ना, सर ने कैसे बताया कि आप MS टॉक्स पे भी जा सकते हो। सर का अपना टॉक शो है, तो यू कैन गो देयर। सेकंड थिंग, अगर आप में से कोई ऐसे लोग हैं जो शुरुआत कर रहे हैं, यू कैन कम हियर एज वेल, द अनुराग दांगी शो। आई विल आल्सो होस्ट यू इन माय पॉडकास्ट, इट विल आल्सो हेल्प यू। सो बाय द वे, अब इसको आगे बढ़ते हैं सर सेकंड करियर की ओर। सेकंड करियर जो है वो हमारा MC का है। आजकल मैं देख रहा हूँ कि टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में जो बच्चे हैं उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते, ठीक है, लेकिन MC एक ऐसा करियर है जो बहुत रिवॉर्डिंग है और उसमें क्विक रिजल्ट्स हैं। तो हमने कुछ प्रोग्राम अपने इंस्टीट्यूट में ऐसे बनाए हैं जिसमें ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम भी है। पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर मैंने करीबन 300 बना दिए हैं इंडिया में। वेरी नाइस। तो उसके अलावा MC भी अगर कोई बनना चाहता है उसके लिए भी प्रोग्राम है। और मेरा उद्देश्य ये है कि अगर आज एक बच्चा उस मार्केट को देख करके आगे बढ़ रहा है, जो इन्फ्लुएंसर्स को देख रहा है, सोशल मीडिया पे कंटेंट देख रहा है, उसे लगता है यार ये वाली बात तो मैं भी बढ़िया तरीके से बोल सकता हूँ। राइट। आपने देखा भी होगा कई बार वो वीडियोस वायरल भी हो जाते हैं। हम उसको बहुत ही फॉर्मल तरीके से स्ट्रक्चर वे में आपको ट्रेन करके सिखाते हैं। और MC के करियर में जब हम आपको ट्रेनिंग देंगे उसमें आप एक MC सर्टिफाइड भी बन जाएंगे और उसके बाद आपको बोलने की अपॉर्चुनिटी भी इनिशियली हम देंगे। तो MC का जो करियर है, ये तो बात हुई जो हम इंस्टीट्यूट में करते हैं, लेकिन MC का जो करियर है ओवरऑल वो ये है कि अगर आपको बोलने का शौक है और आपको लगता है कि आप एक ऐसी प्रोफाइल बनाना चाहते हैं जिसमें आप थोड़े एंटरटेनिंग भी रहना चाहते हैं, फन एलिमेंट भी डालना चाहते हैं, लोगों के साथ मिलजुल करके एंजॉय करना चाहते हैं, तो ये MC वाली प्रोफाइल आपके लिए बहुत सूटेबल है। और आज के समय में अनुराग सर मिनिमम जो एक स्टार्टिंग MC जो कमा रहा है, बहुत बेर मिनिमम बोल रहा हूँ मैं आपको, 5 से 7 हज़ार रुपये से स्टार्टिंग होता है नॉर्मल। और उसका जो अपर लिमिट है वो 10 लाख 15 लाख तक भी जाता है, डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन। आपको जान के हैरानी होगी, हिंदुस्तान में हर साल 1 करोड़ शादियाँ होती हैं। 1 करोड़ शादी में हम बिग फैट वेडिंग का जो पोर्शन है वो ले लेते हैं, ठीक है। और आजकल तो खैर हर गली कस्बे में शादियाँ होती है, तो कोई ना कोई एंकर होस्ट माइक पकड़ के नॉर्मल हो चुका है हर जगह पे। हाँ। तो 1 करोड़ का फिगर पकड़ लेते हैं। 1 करोड़ में से मैं मानता हूँ 70% मार्केट आपके लिए नहीं है, मैं ये मान लेता हूँ। 30% मार्केट आपकी है, अग्री, ठीक है। तो 30 लाख शादियां आप पकड़ लीजिए, और 30 लाख शादियां जो हिंदुस्तान में हो रही हैं वो इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी आपके लिए अवेलेबल है। आप वहां जाके एंकरिंग कीजिए। एक शादी पे बोलने के आज के समय में मिनिमम 15 से 20 हज़ार रुपये से लेकर लाख 1.5 लाख रुपए आराम से मिल जाते हैं। बिग फैट वेडिंग में यही बजट 2 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक चला जाता है। और ये सब शौक से आएगा, पैशन से आएगा और करके आएगा। तो जो काम कभी ना किया हो वो काम कभी डर के नहीं, हमेशा करके आता है। क्या बात है। तो वो करने से ही आएगा। तो एक तो ये करियर है, ये मतलब दूसरा करियर हो गया। ये दूसरा करियर है। थोड़ा पब्लिक स्पीकिंग सीख लिया, थोड़ा वॉइस मॉड्यूलेशन सीख लिया, बॉडी लैंग्वेज सीख लिया। मैं ये देखता हूँ बच्चे बड़ा भटकते हैं, कोशिश करते हैं कि एक दूसरे को कॉपी कर ले। कॉपी मत करिए, आप अपनी ओरिजिनल पर्सनैलिटी क्रिएट करिए, और हो सके तो किसी प्रोफेशनल से हेल्प ले लीजिए और जितना जल्दी हो सके सीख लीजिए। राइट। और एंकर्स को सुनते हुए रहिए ताकि और अपना कंटेंट बनाते रहिए, साथ साथ अपना कंटेंट वर्ल्ड बनाइए, तो आप देखेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से आप एंकरिंग भी कर सकते हैं। वेरी नाइस। यहाँ पे आपने एक टर्म यूज किया MC, राइट। मैं चाहूंगा ना कि कई ऐसे लोग होंगे जिन्हें शायद ये टर्म ना पता हो, इसे थोड़ा सा ब्रीफ कर देंगे। MC का मतलब होता है मास्टर ऑफ सेरेमनी। ये वो इंडिविजुअल होता है जो एक्चुअली में पूरे इवेंट को उठा के रखता है। मतलब जो वहाँ का ऑर्गेनाइजर है वो कहता है भाई देख मैं तो बहुत बिजी हूँ, मैं तो मेहमानों को अटेंड करने में, अरेंजमेंट्स करने में, लोगों को खिलाने पिलाने में बिजी हूँ, तो मेरे बिहाफ पे आप सेरेमनी के मास्टर बन जाओ और आप इस पूरी सेरेमनी को हाई लेवल पे, हाई एनर्जी पे, एंटरटेनिंग वे में एग्जीक्यूट करो। तो दैट इज मास्टर ऑफ सेरेमनी। तो उसको शॉर्ट फॉर्म में मास्टर ऑफ सेरेमनी MC। दैट्स ग्रेट, अमेजिंग। सो हमें लगता है कि पब्लिक स्पीकिंग के ये जो 2 करियर्स हैं ये सच में बहुत ही शानदार है। अब तीसरे करियर के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करियर में अनुराग 2 कैटेगरी है। एक है टेक्निकल, जिसमें सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बेस्ड ट्रेनिंग होती है, तो उसमें आप ट्रेनर बन सकते हैं, ठीक है। और एक नॉन टेक्निकल, और नॉन टेक्निकल में सॉफ्ट स्किल, मोटिवेशनल ट्रेनर, सेल्स ट्रेनर ये भी कर सकते हैं। ये बात मैं आपके व्यूअर्स को इस पॉडकास्ट पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आजकल क्या है कि एक 18 साल के बच्चे को भी लगता है कि यार ट्रेनर तो मैं बन सकता हूँ, अग्री, और उसको लगता है कि मैं ट्रेनर बनूं कैसे, उसका फ्रेमवर्क क्या है। तो इस पूरे के पूरे सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले आपको कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के बिजनेस मॉडल को समझना पड़ेगा। राइट। तो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग आप एज अ फ्रीलांस भी कर सकते हैं। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कंपनी खोल के अपने साथ ट्रेनर जोड़ करके वो काम भी कर सकते हैं। राइट। आप इंडिविजुअल ट्रेनिंग अपना ट्रेनर प्रोफाइल क्रिएट करके अपनी इंडिविजुअल ट्रेनर्स प्रोग्राम भी रख सकते हैं। वेरी नाइस। आप एक ओपन वर्कशॉप सेमिनार करते हुए अपनी इंडिविजुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं।
तो आपने एक शब्द सुना होगा सिग्नेचर प्रोग्राम, राइट। ठीक है? तो जैसे मेरा सिग्नेचर प्रोग्राम है स्टेज क्राफ्ट द पब्लिक स्पीकिंग मास्टरी वर्कशॉप। तो ऐसे एक सिग्नेचर प्रोग्राम अपना क्रिएट करा जो आपके साथ एक्सक्लूसिव लोग आके करेंगे। वो सिग्नेचर प्रोग्राम जब कोई करता है, अटेंड करता है, तो उसको वो रिजल्ट मिलते हैं। तो ऐसे अपना एक सिग्नेचर प्रोग्राम बना करके कॉर्पोरेट ट्रेनर बन सकते हैं। नहीं तो आप कॉर्पोरेट में यानी कि कंपनीज में जा करके नौकरी करते हुए भी ट्रेनिंग कर सकते हैं। वेरी नाइस। तो ये 3 जो करियर हैं ये बहुत प्रॉमिसिंग है। जो तीसरा वाला ऑप्शन मैंने आपको बताया, इसमें आप नौकरी के थ्रू भी पब्लिक स्पीकिंग को लेवरेज कर सकते हैं। Very अगर आप अच्छे पब्लिक स्पीकर हैं, आप ग्रेजुएट हो गए, आपको लगता है कि आप मुझे ट्रेनर ही बनना है, तो आप कोशिश कीजिए कि किसी एक फील्ड की थोड़ी नॉलेज ले लीजिए और उसके बाद आप उस फील्ड में आगे बढ़ जाइए। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र यहाँ जरूर करना चाहूंगा, ISTD। तो ISTD जो ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उसमें प्रोफेशनल लाइफ टाइम मेंबर भी हूँ। और आप इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट करी हुई है, जहाँ पे कॉर्पोरेट ट्रेनर्स की कम्युनिटी बनी हुई है। ओके। तो इस कम्युनिटी में आप भी हिस्सा लीजिए, यहाँ पे जुड़िए, लोगों से सीखिए। यहाँ पे बहुत सारे चैप्टर बने हुए हैं, ऐसे बहुत सारे लोकल कम्युनिटी ग्रुप्स भी बने हुए हैं ट्रेनर्स के। तो आपको जो चीज़ करनी है लाइफ में, जिन लोगों के साथ उठना बैठना है, आप उन्हीं लोगों के साथ उसी भीड़ में जाना शुरू कर दीजिए। इससे आप बहुत जल्दी उस चीज़ को अचीव कर पाएंगे जो आप सोच रहे हैं। क्या बात है, बहुत ही शानदार और बहुत अच्छे तरीके से आपने चीज़ों को एक्सप्लेन किया। बट यहाँ पे एक चीज़ मुझे लग रहा है कि मिसिंग हो रही है। लाइक कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको लगता है कि मैं तो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में जाऊँगा, बट उनका अपना पर्सनल बैकग्राउंड भी तो मैटर करेगा। वो मान लो कि नॉन टेक बैकग्राउंड से उनका कोई एक्सपीरियंस ही नहीं रहा कभी कॉर्पोरेट में, तो वो कैसे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले तो देखो, ऐसा है कि मैं यही रिकमेंड करूँगा, अगर आपको लगता है मैं 1 साल से सेल्स में हूँ, ओके, ठीक है, और मुझे सेल्स तो करनी आती है लेकिन मुझे खुद बेचना नहीं है, ओके, पर जिसको बेचना है मैं उसे सिखा सकता हूँ कैसे बिकता है, वेरी नाइस, तो आप ट्रेनर बन जाइए। दैट्स ग्रेट। मतलब आप इस बार अब सेल्स के ट्रेनर बन हाँ, गए। तो आप सेल्स के ट्रेनर बन गए। That's आपको लगता है कि मैंने टीम हैंडल करी है 3 साल, बट मुझे ना टीम हैंडल नहीं करनी, लेकिन मैं किसी को सिखा सकता हूँ टीम हैंडलिंग सिखा टीम हैंडलिंग कैसे होती है, वेरी नाइस, कि लीडरशिप स्किल्स कैसे क्रिएट कर जाते हैं, टीम मैनेजमेंट कैसे होती है, तो आप मोटिवेशनल ट्रेनर बन जाइए। वेरी ठीक नाइस, है, लीडरशिप ट्रेनर बन जाइए। वेरी तो ये सब चीजें, तो आप कोई चीज पहले कर लीजिए, बेस बना लीजिए 6 महीने साल, उससे आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिल जाएगा। वेरी नाइस। और इससे अच्छी बात क्या होगी, आप किसी कंपनी में जाएंगे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देने के लिए, अच्छी बात बजाय है, आपको पैसे देने चाहिए उनको, वो उल्टा आपको पैसे दे रहे हैं कि हमारे आगे नौकरी कर रहे हो तो पैसे भी ले लो हमारे से, हाँ, हाँ। सीख भी लो। वेरी नाइस, तो एक तरीके से तो देखने का नजरिया है। वेरी नाइस, आप किसी बड़े इंस्टीट्यूट में जाएंगे और आप कहेंगे जी हमें सिखा दो, तो आप वहाँ पैसे दे के आएंगे, लेकिन आप खुद नौकरी करेंगे, आपको वहाँ पे स्ट्रक्चर्ड में तो नहीं मिलेगा कुछ सीखने के लिए, लेकिन आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंशियल जर्नी से बहुत कुछ सीखेंगे। वेरी नाइस। तो वहाँ पर आपको उल्टा कंपनी पैसे तो दे रही है और सीख भी रहे हैं आप। और सीख भी रहे हैं आप। तो पैसे भी कमा लिए, सीख भी लिया। Very उसके बाद ट्रेनर की जर्नी के लिए ऑप्शंस बढ़े हैं और कुछ सर्टिफिकेशंस जो Yes, इम्पोर्टेंट है। that matters, yes. हाँ, तो ट्रेन द ट्रेनर एक प्रोग्राम होता है, आजकल बहुत सारी कंपनियां कराती हैं, हम भी कराते हैं। तो ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम के लिए बहुत सारी कंपनीज हैं जो कम पैसे में भी करवाती हैं, ज़्यादा पैसे में कराती हैं, डिपेंडिंग ऑन आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपको किस तरह का क्राउड पसंद है, किस तरह के सोफिस्टिकेटेड लेवल लोगों के साथ काम करना है, आप उस हिसाब से वो प्रोग्राम चूज करके एक वो आप सर्टिफिकेशन जरूर कर लीजिए। तो एक जैसे मैं कुछ ब्रांड्स का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि मैं उनको प्रमोट नहीं कर रहा, ब्रांडिंग नहीं कर रहा। बिल्कुल, ये लोगों की हेल्प तो हो जाएगी। इससे क्या हो जाएगा कि एक जैसे एक प्रोग्राम है NIST का, विजन एक्स का, तो इनके साथ हमारा जॉइंट वेंचर है। एंड उसके अलावा एक डेल कार्नेगी इंस्टीट्यूट है ट्रेनिंग का मुंबई में। ये सब अच्छे, एक ISTD का अपने प्रोग्राम है। राइट, तो ये यहाँ से आप अपने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के ट्रेनर प्रोग्राम कर सकते हैं। वेरी नाइस, और उसके बाद फिर आप ट्रेनर भी बन सकते हैं। वेरी नाइस। पर ऐसा नहीं है अनुराग कि लोगों को लगता है कि मैं सर्टिफिकेशन ले लूँ और ट्रेनर बन जाऊंगा, ऐसा कभी नहीं होता। हाँ, ये तो बिल्कुल सी बात है। वो पीस ऑफ पेपर सिर्फ आपको ये बताने के लिए होता है कि आपने जो प्री रिक्विजिट टूल्स, मेथड्स, मोडालिटी आपको आने चाहिए थे, वो आ गए हैं अब। राइट, लेकिन अब बाकी आपको अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको मार्केट में स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको मार्केट से सीखना पड़ेगा। राइट, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, आपको उनको ओवरकम करना पड़ेगा और कंसिस्टेंटली मूव करना पड़ेगा, तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेनर बन पाएंगे। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। आपने बहुत अच्छे तरीके से तीनों करियर को इंटीग्रेट किया है इस पॉडकास्ट में, एंड आई एम श्योर कि ये बहुत अच्छे तरीके से लोगों को हेल्प करेगा। बट द थिंग इज़ दैट कि आज जो मुझे लगता है ना कि आप कोई भी करियर बना रहे हो, इसमें आपके नेटवर्किंग का, आपके कनेक्शन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो एज ए पब्लिक स्पीकर जो अपना नेटवर्क बढ़ाना चाहता है, अपने कनेक्शन बिल्ड करना चाहता है, बट उसे पता नहीं कि शुरुआत कैसे करे, तो कनेक्शन बिल्डिंग के लिए उसका पहला स्टेप क्या होना चाहिए? सुपर 30 सुपर 30 आपने मूवी भी देखी होगी, वो आई थी, है ना? इवन आई वाज द पार्ट ऑफ सुपर 30 एक्चुअली। अच्छा, हाँ, मैंने तो वहाँ पढ़ाया भी है। अच्छा पढ़ाया आपने। राइट, यस। तो वैसे तो ये ब्रेन ट्रेसी की किताब है, जिसमें उन्होंने एक सजेशन दिया था। ये किताब पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर ही है, मैं नाम भूल रहा हूँ, मैं आपको नाम बताता हूँ अभी उस किताब का भी।
तो उस किताब में उन्होंने सजेशन दिया था कि अगर आपको पब्लिक स्पीकर बनता है तो पहली 300 स्पीचेस आप फ्री दे दीजिए। लेकिन 300 स्पीच देने का तो आप समय रहा नहीं है, क्योंकि बहुत लंबा समय हो जाएगा। वो बात उन्होंने कही थी 1980 में। हाँ, उसकी किताब का नाम है स्पीक टू विन। स्पीक टू विन, या ब्रेंट ट्रेसी की किताब है। या लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप 30 स्पीचेस दे दीजिए, ठीक है। 30 स्पीचेस के साथ आप करीबन 21 दिन अपनी वीडियो बना लीजिए और करीबन 10 फेसबुक लाइव कर लीजिए। एक बहुत 30 स्पीचेस डिलीवर करके ऑफलाइन किसी भी ऑडियंस के आगे, हाँ। कोई बच्चा हो, स्कूल हो, सरकारी स्कूल हो, कोई ट्यूशन सेंटर हो, कहीं पे भी दे दीजिए। आपको बस अपने कंटेंट को टेस्ट करना है अलग जगह पे, राइट। तो कंटेंट टेस्टिंग मेथड है। जैसे आप कोई व्यापार शुरू करते हैं अनुराग, तो पहले टेस्ट करते हैं, अग्री, ठीक है ना, सर्वे करते हैं, यस, रिसर्च करते हैं, ये वही वाला मॉडल है। ग्रेट। तो आप पहले सुपर 30 फॉलो कीजिए, 30 स्पीचेस फ्री देनी है, किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं करनी, उल्टा लोगों से फीडबैक लेना, हम्बल रह के कि आपको मेरी आज जो मैंने लेक्चर दिया उसमें से क्या सीखने को मिला। जब आप लोगों से वो सवाल पूछेंगे तो लोग आपको बताएंगे आज आपकी मैंने उस बात से बड़ा कुछ सीखा, आपने सर वो वाली बात बड़ी अच्छी करी थी, सर इस बात को तो मैंने बहुत अच्छे से रेजोनेट करा क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो लोग आपको बताएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि पब्लिक स्पीकिंग में मैं कहाँ पे अच्छा बोल रहा हूँ। वेरी नाइस। और धीरे धीरे आपकी स्किल्स भी पॉलिश होंगे, आपका ऑडियंस के साथ एंगेजमेंट बढ़ेगा। वेरी नाइस, ठीक है ना। जैसे मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि हम सबका एक धर्म है, हम इस दुनिया में आए तो हम एक धर्म के साथ एसोसिएट हो गए, ऐसा ही पब्लिक स्पीकिंग का भी एक धर्म है। ऑडियंस एंगेजमेंट इज द रिलीजन इन पब्लिक स्पीकिंग। ग्रेट। तो वो धर्म जरूर निभाना है। आपकी ऑडियंस जुड़ी रहेगी, आपके साथ कनेक्टेड रहेगी, आपके साथ जर्नी में रहेगी, तो आप कोई भी लेक्चर दे दीजिए, कंटेंट चाहे उसका हल्का फुल्का क्यों ना हो, वो सुपर हिट जाने वाला है क्योंकि ऑडियंस जुड़ी हुई है। वेरी नाइस। तो सुपर 30 कर कनेक्शन की बात आपने, अगर आपने कनेक्ट कर लिया लोगों को तो फिर तो अब कमाल। सुपर 30 कर लीजिए, हाँ, ठीक है। 21 दिन आप वीडियो बना लीजिए और वो वीडियोस बना करके अपने आप को सेंड कर दीजिए। बस ये वीडियो बननी चाहिए। आपका कैमरा नर्व इंप्रूव हो गया, आपके कैमरा स्किल्स, सोशल स्किल्स इंप्रूव होंगे। और तीसरा, फेसबुक लाइव पे वही नर्व होता है जो आप लाइव एक लेक्चर देते हैं। तो टॉपिक्स ले लीजिए 8-10, उस पर लाइव दीजिए। आप ये कर लीजिए बस इतना, ठीक है। थोड़ा सा सेल्फ मोटिवेट होकर करना पड़ेगा, लेकिन आप करेंगे, मैं आपसे वायदा कर रहा हूँ। अगर आप ये 50 दिन की जर्नी में 60 दिन की जर्नी में कर लेते हैं या 3 महीने की जर्नी में कर लेते हैं, मैं आपसे यकीनन कह रहा हूँ आप इस लायक तो हो जाएंगे कि कोई स्कूल आपको लेक्चर के लिए बुला लेगा। क्या बात, बहुत ही, और वहां से आपकी जर्नी शुरू हो जाएगी। क्या बात है, बहुत ही शानदार। सर, आप भी पब्लिक स्पीकिंग करते हो, मैं भी करता हूँ, और अलग अलग ऑडियंस मिलती है हमें, और हर ऑडियंस के पास हम एक तरीके से बात नहीं कर सकते। बिल्कुल, हम इंसान तो एक है, बट अलग अलग जगहों पे हमारी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? आप जब किसी ऑडियंस से मिले, हमारे जो जितने भी लोग देख रहे हैं वो पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं, तो वो जब ऑडियंस के पास जाएं तो ये कैसे एशेश करें कि हमें कहाँ किस तरीके से बात करनी है? ओके, बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए, इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि बहुत सारे स्पीकर ऐसे हिस्ट्री में हुए हैं जिन्होंने एक ही स्पीच को कम से कम 100 बार दिया, लेकिन वो ऑडियंस 100 बार सेम नहीं थी, ऑडियंस अलग अलग थी। राइट। तो एज अ पब्लिक स्पीकर जब आप इसको प्रोफेशनली करते हैं तो आपका कंटेंट जो है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। उसमें बदलाव क्या आता है? एग्जाम्पल, स्टोरीज। अब जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, राइट। अगर मैं कॉलेज के स्टूडेंट्स को जाके लेक्चर दे रहा हूँ तो उसमें थोड़ा कंटेंट अलग होगा। अग्री। अगर वही लेक्चर मैं जा रहा हूँ कॉर्पोरेट में देने के लिए तो थोड़ा अलग होगा। अगर मैं वही लेक्चर देने के लिए जा रहा हूँ कुछ एजुकेटर्स को, टीचर्स को, प्रोफेसर्स को, तो थोड़ा अलग होगा। टॉपिक वही रहेगा, थीम भी वही रहेगा, लेकिन उसके एग्जाम्पल्स, स्टोरीज, मेटाफोर्स, एनालॉजीज थोड़े अलग हो जाएंगे। ठीक है। तो जो यूथ लर्निंग मेथड है और जो एडल्ट लर्निंग मेथड है वो थोड़ा अलग अलग है। राइट। तो आपको जब भी लेक्चर देने के लिए जाना है तो सबसे पहले आपका सवाल ये होना चाहिए, ऑडियंस कौन है, कि आपकी ऑडियंस क्या सोच रही है। ओके। कौन नहीं है, क्या सोच रही है। ओके। अगर फर्स्ट ईयर का बच्चा है जो फर्स्ट ईयर के एडमिशन के बाद ओरिएंटेशन प्रोग्राम में पहली बार आया और आपको वहाँ पे पब्लिक स्पीकर वहाँ पे उन्होंने कहा जी आप इनको मोटिवेट कीजिए, राइट। वो आप मोटिवेट कैसे करेंगे जब तक आप समझेंगे ही नहीं कि वो फर्स्ट ईयर का बच्चा आखिर सोच क्या रहा है, माइंड में क्या चल रहा है उनका। फर्स्ट ईयर का बच्चा तो ये सोच रहा है कॉलेज में आ गया, 12वीं कर ली, माँ बाप पे एहसान कर दिया। आधे से ज्यादा तो ये सोच रहे हैं कि फन करेंगे यार 3 साल। राइट। आधा वर्ग ये सोच रहा होता है यार अब बस ये कॉलेज की डिग्री लेनी है और कहीं अच्छी सी नौकरी मिल जाए। आधा वर्ग ये सोच रहा होता है यार बड़े पैसे खर्च कर दिए पेरेंट्स ने, तो किसी तरीके से अच्छा पैकेज मिल जाए, कहीं प्लेसमेंट अच्छी हो जाए, क्योंकि कॉलेज वालों ने हमारे को ये बोला कि प्लेसमेंट मिल जाए। तो आपके पास 3 टॉपिक आ गए। राइट। पहला एंटरटेनमेंट, फन, इजी लाइफ, ठीक है। दूसरा गेटिंग अ जॉब एंड प्लेसमेंट,
और तीसरा कुछ बड़ा कर। कुछ बड़ा करना है, डू समथिंग बिग। तो ऐसे जब आप सोचेंगे तो आप ऑडियंस की साइकोलॉजी तक जाएंगे। गॉट इट। इसीलिए मैंने शुरुआत में बोला था आपकी हाँ। पॉडकास्ट में कि पब्लिक स्पीकिंग इज इक्वल टू ह्यूमन साइकोलॉजी। राइट। आप कभी भी फिक्स्ड माइंडसेट से जब आएंगे ना, हम्म। तो क्या आप लोग तैयार हैं? आज हम बात करेंगे कैसे अपनी जिंदगी में फेलियर को सामना करना है। अगला सुनना ही नहीं चाह रहा। अग्री। बहुत फेलियर आया भाई साहब, बड़ा कुछ कर लिया हमने। कुछ नहीं होता भाई साहब। यार चाय पीने कब चल रहा है तुम? इसके बाद चलते हैं, ठीक है? हो जाता है कुछ नहीं, अभी क्यों देख रहा? राइट। सो ऐसे रिएक्शन आता है आगे से। अग्री। तो हमें ऐसा रिएक्शन अगर ना लाना हो, उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए हमें ऑडियंस को पहले समझना होगा कि वो बच्चा जो बैठा है ना छठी सीट पे, चौथे कॉर्नर पे, वो बच्चा क्या सोच रहा है। अगर इस लेवल तक पब्लिक स्पीकर का सोच चला गया, तो मैं नहीं समझता अनुराग सर कि वो पब्लिक स्पीकर उस ऑडियंस को वहां पे फेल हो जाएगा मोटिवेट करने के लिए। बहुत ही शानदार। 100% क्योंकि मैं इसे रिलेट कर पा रहा हूँ, मैंने पब्लिक 100% सक्सेसफुल होगा। और मैं आपको एक चीज बड़ी कमाल की बताता हूँ, कभी कभी एज अ पब्लिक स्पीकर हमें लगता है यार चलो ऑडियंस से पहचान नहीं, बोलूंगा क्या इनको। मैं आपको यकीन के साथ बोलता हूँ, आप एक बार बोलना चालू कीजिए और आप ह्यूमन कनेक्शन डेवलप कर लीजिए। ओके। वो कंटेंट ना आपके अंदर से आएगा, अंदर से, कोने से आएगा ऑब्वियसली। तो जो आपका तजुर्बा है वो आप बोलेंगे। इसीलिए मैं हमेशा बार बार अनुराग से एक बात बोलता हूँ, किताबें पढ़ना चालू कीजिए। बी एन एविड रीडर। मैं हर साल 80 से 100 किताबें पढ़ता हूँ। क्या बात है। और अब तो किताब पढ़ने का टाइम थोड़ा कम लगता है तो सुनता हूँ। ठीक है, बी ए गुड लिसनर। आजकल यूट्यूब पे बहुत सारी फ्री किताबें हैं, उनकी समरीज हैं, वो समरी सुन लीजिए, पूरी किताब मत सुनिए आप। समरी में ही 2-4 पॉइंट अच्छे मिल जाएंगे, तो आप अपने लेक्चर में बता सकते हैं। 48 लॉज ऑफ पावर में जो 6 नंबर की पावर है उसका मतलब ये है, और आप उसको रेजोनेट कर पाएंगे। तो क्या होगा, आप कंटेंट में रिच हो जाएंगे। और दूसरा, आप ऑब्जर्वेशन कीजिए, लोग कैसे कोई चीज किस तरीके से कर रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, तो आप लिटरली ह्यूमन बिहेवियर को रीड कीजिए। ये बड़ी मजेदार चीजें हैं। और तीसरा, आप अपने अंदर की बातों को भी सुनिए। अभी आप खाली बैठे हो, अंदर क्या आ रहा है, यार इसके बाद ना खाना खाएंगे, बहुत भूख लग रही है, पता नहीं खाना है नहीं यहाँ पे। अंदर की आवाज सुनिए आप देखेंगे आपकी अंदर की आवाज ना कुछ कंटेंट दे रही है आपको हर वक्त। 24 घंटे सप्लाई अनुराग सर, 24 घंटे कुछ ना आप अपने आप को बेच रहे हैं अंदर के अंदर। आप कहीं मार्केट में भी घूम रहे हो, कुछ ऐसी चीजें दिख गई, आप उसे इंटीग्रेट करते हो अपने टॉक में। आप जब अपने अंदर जाएंगे, डुबकी लगाएंगे, मैं आपको यकीन के साथ बोलता हूँ बहुत कंटेंट है, कुछ नया मिलेगा आपको। ग्रेट। बस वो नए की तलाश में लोग होते हैं, और वो आप प्रेजेंट कर दीजिए और देखिए कमाल, तालियां मिलेंगी आपको ऑडियंस में। शानदार, बहुत ही बेहतरीन। इससे मैं इसलिए रिलेट कर पा रहा था क्योंकि मैंने भी कई सारी पब्लिक स्पीकिंग करी है। तो इनिशियल स्टेजेस में कई बार क्या होता था ना कि जैसे अब तो वो क्लोज्ड स्पेसेस में मैं नॉर्मली बोलता हूँ, आप देखोगे तो स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कॉर्पोरेट्स में मैं जाके बोल रहा हूँ। बट द थिंग इज दैट कि इनिशियल टाइम पे क्या था कि कई बार ओपन स्पेस मिलता था जहाँ पे ऑडियंस बैठी है, भरी पड़ी है, और वहाँ पे जाके आपको स्टेज पे बोलना है। अब जब तक आप उनके माइंडसेट को नहीं समझेंगे कि वो क्या आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ओपन स्पेस में कई बार लगता है कि उनको लर्निंग से ज्यादा कई बार आप उनको एंटरटेन कर पाओ, कनेक्ट कर पाओ। एक बार बड़ी बढ़िया बात बोली अनुराग सर आपने। मेरे को याद है, मैं HCL में एक लेक्चर दे रहा था, करीबन 400-500 लोग ऑडिटोरियम में थे, और मेरा सेशन उन्होंने रख दिया 1:20 में, जबकि मुझे बुलाया गया था 12 बजे। सेशन लेट हो गया। 1:20 में जो मेरा लेक्चर रखा, अब खाना लग चुका था वहां पर 1 बजे, वो प्रोग्राम लेट चल रहा था। ओके। तो मैंने ऑडियंस को एक सटल वे में कन्वे करना था, भाई मैं आपको समझता हूँ, मैं वो स्पीकर नहीं हूँ जो आऊंगा बूम भा ऐसे हूँ करके चला जाऊंगा, मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं तो वो आदमी हूँ जो आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ। मैं तो आपका प्यार, आशीर्वाद और आपकी अच्छी भावनाएं देखना चाहता हूँ। मैं तो वो स्पीकर हूँ, मैं तो कनेक्ट करना चाहता हूँ। आई एम हियर टू कनेक्ट विद ऑल ऑफ यू, आई एम नॉट हियर टू डाउनलोड एंड इन्फ्लुएंस यू ऑन एनीथिंग। ग्रेट। एडल्ट ऑडियंस है, CEO, CXOs, MDs, प्रमोटर्स, कंपनी के बड़े बड़े एसोसिएट बैठे हुए हैं। भाई मैं उनको लंच पे जाने से पहले ऐसा क्या बोलूं? तो मैंने उनको बोला कि आज एक बहुत बड़ी दिक्कत आ गई है। तो मैंने कहा मेरे से पूछना चाहेंगे वो दिक्कत क्या आई है? तो पूछिए, शहरी जी बताइए क्या दिक्कत आई है। एक ही लाइन में बोलेंगे 1 2 3, शहरी जी बताइए क्या दिक्कत आई है। तो सबने बोला शहरी जी बताइए क्या दिक्कत आई है। मैंने कहा साहब दिक्कत यह है कि आज मैं आपके और लंच के बीच में आ गया हूँ। ये मतलब बहुत ही शानदार कनेक्शन के लिए। तो अब क्या हुआ यहाँ पर ऑडियंस समझ गई, भाई ये आदमी वो नहीं है जो लंच का टाइम देख के भगा रहा है क्योंकि उसको यहाँ पे बोलने के पैसे मिल रहे हैं। ये आदमी तो वो है जिसको मालूम है लंच लगा हुआ है, लेकिन ये भी मजबूर है क्योंकि इसको कंपनी वालों ने खड़ा कर रखा है, और कंपनी वाले हमें यहाँ से हिलने नहीं देंगे। तो यार इस भाई को सुन लेते हैं, बढ़िया आदमी लग रहा है। क्या बात है, बहुत ही शानदार। तो आप कोई चीज ऐसी सोचे उस मोमेंट पे,
और उसको करें। क्या बात यहाँ पर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होना बहुत जरूरी है, अपार्ट फ्रॉम जो भी आपकी प्रिपरेशन है। है, तो आप देख रहे हैं अनुराग सर कितनी बारीकियां पब्लिक स्पीकिंग में, क्या बात एक ही पल में चांदी, एक ही पल में तोला, एक ही पल में उतार, एक ही पल में चढ़ाव, यही है पब्लिक स्पीकिंग। अगर आपने यही छोटी सी गलती कर दी होती। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, टुडे आई एम हियर टू टॉक अबाउट द पावर ऑफ सेल्फ मोटिवेशन। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री सेल्फ मोटिवेशन इज अ वेरी गुड सोर्स फॉर योर करियर ग्रोथ? बूम, मतलब वहां पे चीजें ब्लैंक हो ऐसे जाती आता लो जी। अब एक यहाँ और लीडरशिप की बात हो रही थी, अब ये साहब आ गए मोटिवेशन। यार खाने का क्या सीन है? भूख लग रही है, दाल मखनी लगी हुई है आज, अच्छा चल खाते हैं। ऐसा चल रहा होता कन्वर्सेशन। Agree, हम भी ऑडियंस बन रहे हैं कहीं ना कहीं, हमें पता है हम कैसे बात करते हैं। so true. तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, लोगों को जोड़ना पड़ेगा। आप लोगों को जोड़ने के काम में है। आप लोगों के बगैर कुछ भी नहीं है। एक पब्लिक स्पीकर लोगों के बगैर कुछ भी नहीं है। Agree, I agree. That's great. सीरियसली इट्स अमेजिंग टॉकिंग टू यू। और मतलब मैंने तो पहले ही बोला कि आप पब्लिक स्पीकिंग की एक यूनिवर्सिटी, आपको सुनना अपने आप में एक बड़ी बात है। लग रहा है कि मैं अपनी ग्रेजुएशन दोबारा से आपके साथ पब्लिक स्पीकिंग में कर रहा हूँ। दैट्स ग्रेट। बट जैसे बहुत सारे पब्लिक स्पीकर हैं जो शुरुआत करना चाह रहे हैं, और अभी वो कुछ नहीं कर रहे हैं, दे आर जीरो इनटू पब्लिक स्पीकिंग। वो करते होंगे पब्लिक स्पीकिंग बट वो अननोइंगली कर रहे होंगे। उन्हें शुरुआत करना है तो उन्हें सबसे पहला स्टेप अभी तुरंत क्या लेना चाहिए? अभी तुरंत ये लेना चाहिए कि जितने स्पीकर मार्केट में बोल रहे हैं पहले उसको सुनना चालू करो। ओके, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, बी ए गुड लिसनर। स्पीकिंग के पैटर्न समझे, दैट इज द सेकंड स्टेप। कौन अपनी स्पीच को कैसे दे रहा है, वेरी नाइस। थर्ड स्टेप, बी ए गुड रीडर। ग्रेट, ठीक है, बिकम अ कंटेंट रिजर्वायर। रिजर्वायर का मतलब होता है बहुत सारा इकट्ठा कर लिया। कंटेंट रिजर्वायर का मतलब ये है कि आपने किताबें पढ़ी, अपने नोट्स बनाए, डिजिटल नोट्स बनाइए। कहीं पे भी जाना हो फटाफट मोबाइल खोला, डिजिटल नोट्स देखा, चेक किया, आज ये लाइन बोल दूंगा, माहौल अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया, अपना कंटेंट बनाइए। और चौथा, बी हम्बल इन योर जर्नी। कुछ भी आ जाए तो घमंड नहीं करना, ईगो नहीं करना, ठीक है ना। तो अपना ह्यूमिलिटी मेंटेन कीजिए। और पांचवा, हो सके तो अपनी फील्ड में अपने गुरु को भी जरूर रखिए, मेंटर रख लीजिए, तो वो आपकी बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि गुरु एक ऐसा शख्स होता है, मेंटर एक ऐसा शख्स होता है जिसको पता होता है आप किस रास्ते पे जाना चाहते हो, और वो आपको ये बता देगा कि आपके मुताबिक आप वहाँ कैसे पहुंच सकते हैं। क्या बात है, दैट्स अमेजिंग। सो बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी। एक और सी बात यहाँ पे मैं चाहूँगा कि आपसे अब ले ही लूँ, जब बात हो ही रही है तो ये शुरुआत तो कर लेंगे, सब कुछ बहुत अच्छा है, बट द थिंग इज दैट कि कई सारे ऐसे लोग सुन रहे होंगे जिनको पब्लिक स्पीकर नहीं बनना है, प्रोफेशनली पब्लिक स्पीकर के रूप में उन्हें काम नहीं करना है, ठीक है। तो उनके लिए कुछ तो मिलना चाहिए कि जैसे मान लो वो पब्लिक स्पीकिंग सीखते भी हैं, प्रोफेशनली पब्लिक स्पीकर नहीं बनते, तो ये उनके लाइफ में कैसे हेल्प करने वाला है? उनके लाइफ में बहुत जगह हेल्प करता है। खास करके आजकल बहुत सारे एसोसिएशन है, कम्युनिटीज हैं, अक्सर लोग वहां जाके बोलते हैं, वहां कोई पैसा नहीं मिलता किसी को, राइट, लेकिन वो कम्युनिकेशन स्किल, पब्लिक स्पीकिंग स्किल अच्छे होने की वजह से उन कम्युनिटीज में, एसोसिएशन में जब वो बोलते हैं तो उनका पर्सनल ब्रांड बन जाता है। दूसरा, आप भगवान ना करे आपके घर में किसी को कोई प्रॉब्लम आए, लेकिन अक्सर हम देखते हैं जब किसी की डेथ हो जाती है तो यूलॉजी बोलते हैं उसको। तो यूलॉजी स्पीचेस में क्या होता है कि जगह जगह जाकर कई बार हमें उस इंसान के बारे में बात करनी होती है जो चला गया है। तो ऐसा भी करने से आपकी एक इमेज बिल्डिंग बनती है कि ये इंसान उस आदमी के बारे में जानता था, वो एक अलग बात है, लेकिन जान करके यहाँ पे लोगों को बता रहा है, ये अलग बात है। सो ट्रू। तो इसमें कोई पैसा नहीं मिल रहा, लेकिन आप अगेन अपनी एक इमेज बिल्डिंग पे काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पब्लिक स्पीकिंग आपको ब्रांडिंग, इमेज बिल्डिंग में भी हेल्प करता है, और आपके अंदर एक पॉजिटिविटी रहती है, एक ऊर्जा का संचार रहता है कि मेरे अंदर जो एनर्जी चल रही है मैं वो चैनलाइज करके लोगों को बांट दूं। क्या बात। और सर इसमें हर्ज भी क्या है, अगर आपके पास कोई अच्छी चीज़ है, अगर आप वो अच्छी चीज़ लोगों में बांट दें, तो पब्लिक स्पीकिंग ऐसा जरिया है क्या बात, जो लोगों तक बहुत आसानी से आपकी वो बातें पहुंचाते हैं। क्या बात है, बहुत ही शानदार। एक बार मुझे भी मौका मिला था और ऐसे ही अचानक से मैं बैठा हूँ तो किसी ने अनाउंस कर दिया कि भाई ये बड़े अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, पब्लिक स्पीकर हैं, अब मेरे साथ अब आएंगे और आके कुछ बोलेंगे, एंड इट वाज कम्प्लीटली लाइक यार अब यहाँ पे क्या बोलना है। दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि भाई कोई मर गया है और उसमें एक शोक सभा रखी गई है एंड वी विल हैव टू स्पीक। सो आई वेंट ऑन द स्टेज एंड आई स्टार्टेड लाइक कि हर कोई यहाँ पे एक बेहतर जिंदगी के लिए काम कर रहा है, बट मुझे लगता है ना कि हमें एक बेहतर जिंदगी की तैयारी नहीं बल्कि एक बेहतरीन मौत की तैयारी करनी चाहिए। एंड व्हेन आई स्टार्टेड विद दिस लाइन एवरीवन वाज लाइक ओह कुछ अच्छा आ रहा है, पीपल वर लाइक दिस। सो यस, यू शुड बी रेडी एवरी टाइम व्हेन यू, कभी भी कुछ हो सकता है आपके साथ अगर आप बोलने में ठीक ठाक हैं तो। ये आवाज़ का जादू अगर आपको समझ में आ जाए, और आवाज़ का जादू और शब्दों का जादू आपको बिखेरना आ जाए, तो ये इतनी सुंदर कला है
इतनी सुंदर कला है और इसके बहुत सारे फॉर्म्स भी हैं। मैं तो Agree. अक्सर अनुराग सर कभी जब अकेला बैठा होता हूँ, हम्म। रिलैक्स फील करना होता है, तो मैं मुनव्वर राणा साहब को सुनता हूँ, ग्रेट, राहत इंदौरी जी को सुनता हूँ। वेरी नाइस, ठीक है, तो इन लोगों के शब्दों में भी जान है, क्या इन बात। लोगों के बोलने के तरीके में भी जान है। हम्म, और ये इतनी ये मरे हुए शब्दों को ना हम्म। अपनी आवाज देके उसमें जान डाल देते हैं। क्या जन्म आ जाता है उसमें कि कसक, क्या क्या बात मजा, है। एक कसक सी लगती है सुनने में। Yes. वाह क्या बोल दिया क्या यार। बात है, शानदार। और कम से कम इसी बहाने हर इंसान को कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि मैं कई लोगों से मिलता हूँ, क्या 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 खूबसूरत आवाज़ ईश्वर ने उन्हें दी है। अगर वो पब्लिक स्पीकिंग करना शुरू कर दे तो अच्छे-अच्छे पब्लिक स्पीकर्स की छुट्टी करवा दे, बट दे आर नॉट डूइंग। सो Absolutely. मुझे लगता है कि दे शुड स्टार्ट। अब 2 सवाल फाइनल, ऑडियंस को बहुत हेल्प करने वाली है। आप जोश टॉक्स स्पीकर भी रहे हैं, मैं भी रहा हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि आप बताएँ कि जोश टॉक्स स्पीकिंग करने से पहले उन्हें किन-किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? सबसे पहले तो आप कुछ स्टेजेस पे बोल लीजिए, हम्म। ताकि जब आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जाएं हम्म। और आपकी कहानी लोग सुने तो वो कनेक्ट कर पाए। वेरी नाइस। दूसरा, जो स्टॉक्स पे जाने से पहले आप थोड़ा अपनी पर्सनालिटी और ग्रूमिंग पे भी काम कीजिए। हम्म। मैंने कई स्पीकर्स को देखा है बस उठ के चले आए क्योंकि पैसा बहुत है, पता है इन्होंने तो बुलाना ही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको बहुत ग्रूमिंग और बहुत राइट, पर्सनालिटी के ऊपर भी काम करना चाहिए। क्योंकि दुनिया आपको सुन रही है, देख रही है, Absolutely. यू आर जस्ट गोइंग टू इम्पैक्ट। तो एब्सोल्युटली। यस। और तीसरा, आप बहुत वेल रिहर्स्ड हैं। ऐसा नहीं है कि बस कैमरा के सामने बोलना है, कोई कट मार देगा, कोई बात नहीं, एडिटिंग तो कर ही लेंगे यार, इतना हाँ, अच्छा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जान के हैरानी होगी सर, मेरी 4 टॉक्स हुई हैं जो स्टॉक हाँ, पे, उसमें से 3 टॉक्स हाँ, विदाउट अ सिंगल कट है। क्या बात है, सीधा एक फ्लो में गई है टॉक। ग्रेट, कोई एडिटिंग नहीं है, एक वेरी भी जगह नाइस, नहीं है एडिटिंग। वेरी नाइस। तो ये जो चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ, ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब मेरा पहला जो स्टॉक आया था तो आई वाज वेल रिहर्स्ड। वो डायरेक्टर वहाँ जो स्टॉक का हैरान हो गया था, कहते यार इतने सारे स्पीकर्स करे हैं पिछले 3-4 महीने में, एक भी ऐसी टॉक नहीं गई जिसमें एक कट ना लगाओ। ये आज पहली टॉक ऐसी हुई है शेरी जी आपकी जिसमें एक भी कट नहीं था। क्या बात है, बहुत तो ही ये सिर्फ इसीलिए पॉसिबल हुआ कि मैं कोई बहुत अच्छा स्पीकर हो या नहीं हो ये तो सुनने वाले बताएंगे, लेकिन ये इसलिए पॉसिबल हुआ रिहर्स आपने क्योंकि किया, मेरी मेहनत मेरी रिहर्सल पे थी। वेरी नाइस। मैं भी जब गया था सर, लगभग 5 से 6 दिन तक रात में 2-2 घंटे में प्रैक्टिस करता था कि मुझे क्या बोलना है जोश टॉक्स पे, फ्लो कैसे रखनी है, सबसे पहले क्या, फिर सेकंड क्या, फिर थर्ड क्या, और इसके पूरे पॉइंटर्स बना करके मैं प्रैक्टिस करता था। और जब जाके वहाँ पे मैं स्टेज पे बोल रहा था तो आई वाज ओके कि नो, ये बहुत अच्छा गया। एंड इट्स जस्ट बिकॉज कि आपने तैयारी करी है एंड बहुत अच्छे से आपने लोगों को बताया। एक और चीज़ कि आप टेडेक्स पे गए हो, तो जोश टॉक्स एंड टेडेक्स दोनों डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, बट है तो एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे बोलना है, बट टेडेक्स की तैयारी कुछ और अलग तरीके से होती है। जोश टॉक्स में बड़ा कंफर्टेबली मैं जाके बोल लिया, बट सर जब मैं टेडेक्स पे गया ना, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मेरे पूरे पसीने छूट रहे थे। मैं जयपुर में था और नोट्स लेकर के मैं तैयारी 10 दिन से करके गया हूँ, लेकिन पूरे कॉलेज के मतलब कैंपस में मैं इधर उधर घूम के बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और जब मेरी बारी आई तो आई वाज लाइक यार मेरे को जाना है, जबकि मैं कितनी सारी स्पीकिंग कर चुका हूँ। तो टेडेक्स मेरे को लगा कि कुछ और है, कुछ अलग है। आपके हिसाब से क्या लगता है, मतलब टेडेक्स पे किसी को जाना है तो वो किस लेवल की प्रिपरेशन करे? टेडेक्स में जाने के लिए आपके पास एक आइडिया होना चाहिए, वो आइडिया वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए, वेल रिसर्च होना चाहिए और वेल रिहर्स्ड होना चाहिए। यही है टेडेक्स टॉक। और टेडेक्स पे जाने के लिए फॉर्मेलिटी तो आई एम श्योर आप TED.com पे जाके देख सकते हैं, बट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि टेडेक्स की जो अपॉर्चुनिटी है वो इसलिए बढ़ी है क्योंकि एक ब्रांड बन गया आज की डेट में। तो हर कोई उस ब्रांड से एसोसिएट होना चाहता है, हर कोई चाहता है मैं अपनी प्रोफाइल में टेडेक्स स्पीकर लिखूँ, आई एम अ टेडेक्स स्पीकर। राइट। तो आप अगर टेडेक्स स्पीकर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले एक आइडिया के ऊपर काम कीजिए कि जो आइडिया अभी तक अनस्पोकन हो बड़े प्लेटफॉर्म्स पे, फिर उस आइडिया को लेके आइए। मुझे याद है जब मैं अपने पहले टेडेक्स टॉक देने गया था तो मैंने आइडिया लिया था सबकॉन्शियस ग्रेजुएशन। ठीक है ना, तो सबकॉन्शियस ग्रेजुएशन एक नया शब्द है। तो आप कैसे किसी बात को नए तरीके से पेश कर रहे हैं और कैसे किसी चीज को उजागर करें नए तरीके से, ये टेड टीम भी आपकी कंटेंट को जब सुनती है तभी वो वीडियो अपलोड होती है। राइट, नहीं तो वीडियो ही रिजेक्ट हो जाती है। अग्री। तो वो इनोवेटिव आइडिया होना चाहिए। और सबसे अच्छी बात मैं एक चीज मानता हूँ अनुराग सर, आप किसी भी काम को मेहनत के साथ दिल के साथ करेंगे ना, आपकी जो अंदर की खुशी होगी ना, कोई आपकी टॉक पे लाइक करे कमेंट करे या ना करे, वो अंदर की खुशी होगी ना, वो आपकी सेटिस्फेक्शन आपके साथ है। हाँ, उसको कोई बीट नहीं कर सकता। बिल्कुल, मैंने वो टॉक डिलीवर करा, भले बहुत नर्वस था जब मैंने स्टेज पे डिलीवर करा। जब मैं शुरू हो गया एक बार तो फिर तो मेरा अपना फ्लो है, मैंने बहुत अच्छे तरीके से वन गो में कंप्लीट किया। और जब मैं उसे सुन रहा था तो आई वाज हैप्पी कि चलो यार ठीक ठाक बोल लिया। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स, मेरे उस टॉक का
थीम था, एंड आई वाह, spoke बहुत अच्छा। really nicely there, and later on I really felt like, oh, I have done something great. मतलब आई वॉज पैटिंग माई बैग एक्चुअली. तो आपने जो ये कहा ना कि आप जब काम करते हो तो कितने लाइक्स, कितने सब्सक्राइब और कितने फॉलो आ रहे हैं मैटर नहीं करता, बट आप कुछ अच्छा काम डिलीवर कर देते हो ना, तो आपको इनर हैप्पीनेस जो मिलती है ना, वो टॉप नॉच की होती है. वही है, वही इंपॉर्टेंट है सबसे Agree. ज़्यादा, वही आपको मोटिवेट करेगी अगले आइडिया पे काम करने के लिए. राइट. इसीलिए आप अगर टेडेक्स पे बोलना चाहते हो तो आपका ये माइंड मेकअप होना चाहिए कि पहली बात मैं थोड़ा कंफर्टेबल हो जाऊँ स्टेज पे. राइट. जैसे आप बता रहे हैं थोड़ा नर्वसनेस अभी भी थी मेरे को, राइट. तो वो कहीं ना कहीं इसलिए लगी है बिकॉज एक स्टेज के साथ दोस्ती और गहरी करनी है आपको. अग्री. ठीक है ना, सो स्टेज के साथ फ्रेंडशिप कर लीजिए. हमारे साथ क्या था ना कि मैं जो स्पीकर हूँ, हमारा एक अलग मोड है. मैं स्टेज पे जाता हूँ तो चीर फाड़ के उड़ा देने वाले मोड में होता हूँ, और वहाँ पे एक सोफिस्टिकेटेड वे में आपको बात करनी है. तो ये थोड़ा सा मतलब एकदम चेंज हो गया था, तो इसलिए थोड़ा सा नर्वस था कि यार मैं ऐसे सिंपल में कैसे बात करूंगा कि हे एवरीबॉडी टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस. तो ये थोड़ा सा चेंज था, तो मुझे लगा कि ये एक रीजन रहा होगा. इसके लिए तो बट सी, हाँ, हाँ हाँ, आप कुछ बोल रहे इसके लिए तो टेडेक्स की गाइडलाइन आपको पढ़नी पड़ती है. Right, right. ये गाइडलाइन आपको क्या कह रही है, कैसे आपको अपनी टॉक को देना है. Right. तो जो पार्ट आपने बोला है वो फॉर्मेट का पार्ट है. राइट. और इसमें एक और चीज़ हुई थी, मुझे पहले नहीं बताया गया था कि आप पीपीटी नहीं यूज कर सकते हो. जब वहाँ गया तो मेरे को बोला गया कि आप पीपीटी यूज कर सकते हो, बट पीपीटी में आप अपनी पर्सनल कुछ भी चीज़ें मेंशन नहीं कर सकते हो. ठीक है, नथिंग, आपके पुराने फोटोज एंड ऑल, लॉट ऑफ थिंग्स. तो मैंने पूरी मेहनत करके पूरी पीपीटी बनाई थी, और वहाँ पे बोला कि आप पीपीटी यूज ही नहीं कर सकते हो. बूम. अब भाई साहब आपको नई तैयारी करनी है. तो ये चैलेंजेस हमें लगता है कि एज ए पब्लिक स्पीकर आपके लाइफ में भी तो आ सकता है, जब ये जाएंगे कहीं बोलने के लिए और अचानक से कुछ हुआ ऐसा, तो दैट विल डेफिनेटली इम्पैक्ट. सो थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट फॉर हेल्पिंग पीपल इन अ ग्रेट वे. मैं चाहूँगा आपसे एक फाइनल नोट लेना, लोगों को ज़रूर बताएं कि आपको पहले तो यहाँ आके कैसा लगा, हमारे साथ एक कन्वर्सेशन आपको कैसी लगी. आपने बोला ना कि फीडबैक लेना है, तो मैं ले रहा हूँ. बहुत अच्छा लगा. और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट किया अनुराग सर, लेकिन आज आपके साथ जो मैंने पॉडकास्ट किया है इसमें हमने कुछ नया देने की कोशिश करी है लोगों को. मुझे नहीं लगता कि मैंने पब्लिक स्पीकिंग करियर के बारे में इतनी एक्सटेंसिवली अभी तक किसी पॉडकास्ट पे बोला है. तो ये क्रेडिट मैं आपको देता हूँ कि आपने इतने अच्छे सवाल किए कि वो चीज़ें निकल के आई हैं, और वो चीज़ हमारे जो व्यूअर्स हैं तो एंड तक वो पॉडकास्ट देखेंगे, क्योंकि एक एक पॉइंट जो मैंने बोला है शुरू से लेकर मिडिल से लेकर एंड तक, पूरा एंड तक जब पॉडकास्ट देखेंगे तब उनको समझ में आएगा कि पहली चीज से लेकर आखिरी चीज कैसे कनेक्टेड है. क्या बात. तो पूरा पॉडकास्ट देखने पे ही लोगों को फायदा होगा. सो थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग इन माय पॉडकास्ट. आई रियली लव द वे यू गाइडेड पीपल, और मुझे लग रहा है कि ऑडियंस को जो वैल्यू मिली है ना, ये लाखों की वैल्यू है. बिना पैसे पे किए हुए आपके पेड प्रोग्राम के सारी लर्निंग वो लेके यहाँ से जा रहे हैं, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि आपने कभी मना नहीं किया. यू शेयर्ड एवरीथिंग इन अ ग्रेट वे. थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट. थैंक यू अनुराग. एंड आप सभी को भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि यहाँ तक आप पहुँच चुके हैं. इसका मतलब ये है कि आप सच में अपनी लाइफ में एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ को बेहतरीन तरीके से जीना चाहते हैं. बाय द वे सर, आप हमारे शो में आए, और हमारी अभी एक न्यू बुक आई है, ये रीडिज़ाइन योर लाइफ विद AI ब्रह्मास्त्र के नाम से. और ये जो बुक है ना सर, ये बेसिकली इसमें हमने ये भी सिखाया कि आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बनने के लिए AI का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. तो दैट विल डेफिनेटली हेल्प देम. सो मैं चाहता हूँ कि ये आप तक मैं पहुंचाऊँ. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. थैंक्स लॉट सर, थैंक्स लॉट फॉर ज्वाइनिंग. थैंक्स लॉट. आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच सर. अभी आप मिल रहे थे ऑथर शेरी सर से. ऑथर शेरी सर के बारे में आपने जाना, और उनके द्वारा दिए गए ये जो नॉलेज है, इसे मुझे विश्वास है कि आप अपनी लाइफ में यूज करने वाले हैं. अगर हमारे इस पॉडकास्ट ने थोड़ी सी भी वैल्यू एडिशन आपकी लाइफ में करी है, मुझे पता है कि ये बहुत ही बेहतरीन पॉडकास्ट रहा, क्योंकि मैं यहाँ पे जो कन्वर्सेशन कर रहा था वो लाखों की कन्वर्सेशन थी, मैं इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता. लेकिन आपको भी अगर लगा कि हमारी ये पॉडकास्ट सच में वैल्यूएबल रही, ऑथर शेरी सर आपकी लाइफ में सच में कुछ बेहतरीन वैल्यू एडिशन कर पाए, तो इस वीडियो को आप अपने उन दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा जिन्हें पब्लिक स्पीकिंग का फियर रहता है, और वो पब्लिक स्पीकिंग में अपना एक बेहतरीन करियर बनाना चाहते हैं. सो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. मिलेंगे फिर अगले पॉडकास्ट में किसी और नए गेस्ट के साथ, और आपकी लाइफ में नए तरीके से वैल्यू एडिशन कर रहे होंगे. थैंक यू.